बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आईएस टीवी पाकिस्तान और इस वक्त मैं आपके साथ हूँ इमरान नासिर। 15 अगस्त को तालिबान अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल पर काबिज हुए। उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ आज के शो में इस पर डिस्कशन करेंगे। इस वक्त काबुल अफगानिस्तान काबुल की अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत है काबुल, वहाँ से हमारे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट्स अनादोलु न्यूज़ एजेंसी इस्लामुद्दीन साजिद साहब मौजूद है, उसके साथ इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस वक्त आप अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। 15 अगस्त को जब तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुए, जब उसके कंट्रोल में काबुल आया, तो उसके बाद क्या सूरत हाल है? तकरीबन 4 महीने बीत गए। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो जो कुछ हम मीडिया पे देख रहे हैं और स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रही है उससे बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे दो इश्यूज है। जी एक तो तालिबान की हुकूमत जब से आई है और दूसरा उसके बाद की क्या सूरत हाल है और इस वक्त अफगान अवाम की मुश्किलात क्या है। एक जी जी सबसे पहले जब से तालिबान ने यहाँ पे हुकूमत संभाला उसके बाद आप सारे लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई और उसके बाद लोगों के अंदर एक खौफ था, एक अजीब किस्म की फिजा यहाँ पे कायम हुई थी। उसके बाद अभी तकरीबन ये चौथा महीना है कि जी तालिबान की यहाँ पे हुकूमत कायम हो गई है। मेरा अपना भी ज़ाती ये ख्याल था कि जब मैं काबुल पहुंचूंगा तो पता नहीं कि वहाँ पे किस किस्म की सूरत हाल होगी, वहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब होंगे। लेकिन जब मैं काबुल एयरपोर्ट पे उतरा और जब मैं बाहर आया तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। इस जी वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान हुकूमत में आई है तो उसके बाद जो बम धमाके हैं या टारगेटेड किलिंग्स है या इस किस्म की जितनी भी बदअमनी के वाकयात है तो उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद होगा कि 17 अगस्त को उन्होंने अफगानिस्तान और जी जो तालिबान की नई हुकूमत थी उस पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियां लगा दी और उन पाबंदियों की वजह से इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत एक गंभीर किस्म की सूरत हाल है क्योंकि अफगान हुकूमत की तकरीबन 10 जी जी बिलियन डॉलर जो अमेरिकन बैंक्स के अंदर पड़े थे उनके जो फॉरेन रिजर्व थी उस पे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है और उसके वजह से यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात बढ़ गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने जन्म लिया है। तो वो बिल्कुल एक हकीकत है कि इस वक्त काबुल के अंदर और अफगानिस्तान के दीगर जो सूबे हैं और दीगर जो इलाके जी हैं वहाँ पे एक बहुत गंभीर किस्म की सूरत हाल है। और उसकी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लोगों के हालात क्या है। जी लोगों की हालात ये है कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद हो गई है और कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। लोगों के जो बिजनेसेस है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त मैं काबुल के अंदर देख रहा था और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई और जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही याद करते हैं और वो उनकी माली मुश्किलात का है कि उनके बिजनेसेस बिल्कुल टफ के रह गए हैं। लोगों के कारोबार हों तो वो भी यही पर याद करते हैं कि पहले अगर हम 2000 और 3000 अफगानी फर्ड अगर कमाते थे तो अभी बमुश्किल हम 500 और 600 तक उनकी इनकम जो है वो कम हो गई है। इसी तरह दुकानदार एक कारपेट वाली से मैं बैठा था, उनसे मेरी जी बात हो रही थी तो उसने कहा कि पिछले 5 दिनों के दौरान मैंने एक कारपेट भी नहीं बेचा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के जो कारोबार है वो किस हद तक मुतासिर हो चुका है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमन अमान की सूरत हाल अगर एक साइड पे बहुत ज्यादा बेहतर हुई है तो दूसरी साइड पे माली मुश्किलात और माली जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसने जन्म लिया है। बिल्कुल। जिस तरह साजिद साहब आपने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है,
دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان اس وقت خواتین کے ساتھ بہت سختیاں کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے باہر آنے نہیں دیتے۔ آپ جس ٹیم کا حصہ ہے اس میں میرے خیال میں خواتین بھی شامل ہے، تو وہاں پہ یہ حقیقت ہے یا ویسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا میں؟ دیکھیے ہم جو یہاں پہ آئے تھے تو بالکل اس میں خواتین بھی شامل تھی، اور باقاعدہ جو طالبان لیڈرشپ ہیں ان سے کئی ان کے لیڈر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ مطلب میں نے تو ایسا کچھ بھی محسوس کو یہ بتاتا چلو کہ یہاں پہ کابل کے اندر جو کافی سارے ایسے لڑکیاں میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں کہ وہ جینز اور ایک شارٹ قسم کا جو شرٹس تھے جو افغانستان کے اندر پہلے بھی کچھ ایسی خواتین ایسی لڑکیاں تھی جو پہنتی تھی، وہ اب بھی وہ پہن رہی تھی۔ مطلب اس قسم کی سختی نہیں ہے جس طرح کی میڈیا کے اندر جو بتایا جا رہا تھا کہ خواتین کو بالکل گھروں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے یا ان کو بورقے کے بغیر مارکیٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ یہاں پہ سردی کا موسم ہے تو ڈیفینیٹلی جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنا جیکٹس اور یہ چیزیں پہنتی ہے، وہ سر پہ جو اسکارپ ہوتا ہے وہ بھی پہنتی ہے، چونکہ سردی کا موسم ہے ڈیفینیٹلی اس کو پہننا پڑتا ہے یہاں پہ۔ لیکن وہ سختی مجھے کہیں نظر نہیں آئی جس کے میڈیا کے اندر پہلے ذکر کیا جاتا تھا، اور جو میرے ذہن کے اندر بھی یہی ایک نقشہ بنا تھا کہ واقعی افغانستان کے اندر اس قسم کی صورتحال ہوگی۔ تو وہ صورتحال مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ چونکہ اس وقت جی بالکل جی اس وقت آپ کابل کے اندر موجود ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی باتیں ہوتی رہیں گی، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بالکل ہم لوگوں سے بھی میرے بات چیت ہو چکی ہے، اور اسپیشلی دیکھیں خوف تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور خوف آیا کہ لوگوں کے اندر اسی وجہ سے بہت زیادہ خوف ہے کہ یہ پابندی عائد کی ہے، وہ پابندی امریکن واپس ختم کریں گے۔ کیا امریکن نے افغانستان کے جن فنڈز پہ پابندی لگا دی ہے ان کو روک دیا ہے، کیا وہ فنڈز وہ جاری کریں گے؟ اگر امریکن افغانستان کے ان $10 بلین کو جاری کر دے تو آٹومیٹیکلی یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک طرف امریکن جب افغانستان سے نکل رہے تھے تو اس وقت ساری دنیا نے دیکھا کہ کتنے ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال اس وقت کریٹ ہوئی تھی، اور کتنی جلد بازی کے انداز میں وہ یہاں سے نکل رہی تھی۔ اور دوسری طرف جب ایک دوحہ کے اندر ان کا طالبان کے ساتھ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایک دے رہتے تھے کہ یہ اسی ایگریمنٹ کا ایک حصہ علاقوں کے اندر داخل ہو گئی اور وہ کابل تک پہنچے، ظاہر یہاں پہ ہمیں کیا۔ دوسری طرف انہوں نے طالبان کے جو افغانستان گورنمنٹ کے جو فنڈز تھے اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ بڑا ایک عجیب قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اور امریکن میں یہ کہوں گا کہ امریکن بیسیکلی انہوں نے افغانستان کی عوام کو ان مشکلات کے اندر دھکیل دیا ہے، اور اگر یہ مشکلات جاری رہے تو یہاں پہ مجھے یہ خدشہ ہے، جو گراؤنڈ پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ افغانستان کے لاکھوں جو لوگ ہیں وہ اس صورتحال تک پہنچیں گے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اسی صورت میں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اسی صورت میں بچوں کے انتقال، بچوں کے اموات واقع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بوڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مطلب افغانستان کی جو سردی ہے بہت زیادہ، یہاں پہ اب بھی بہت زیادہ سردی ہے، تو اس سردی کو ان کے لیے برداشت کرنا میرے خیال میں ناممکن ہوگا، اور اسی صورت میں اگر اموات ہوں گی تو اس کی ذمہ دار براہ راست امریکہ ہی ہوگی، کیونکہ ان کی ان بندشوں اور ان سینکشنز کی وجہ سے افغانستان کے اندر یہ اکنامک کرائسس
पैदा हो गई है, तो डेफिनेटली फिर दुनिया उनसे ये सवाल करेगी कि आपने जो पाबंदियां आयद की थी उसकी वजह से इतने लोगों की अमवात वहां पे वाकई हुई है, और इसके बराह रास्त जिम्मेदार अमेरिका होगी। लेकिन आपको पता है कि चूंकि अमेरिका दुनिया के अंदर एक सुपर पावर है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसी वजह से अगर आप देख ले तो उनकी पाबंदियां भी इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई भी नहीं पूछ सकता, सिवाय ये कि हमने देखा कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कतर, जी 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 तुर्की वगैरह जितने भी ये ममालिक हैं, उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि इन फंड्स को रिलीज कर दे ताकि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे पैदा हुई है उस जी पर मतलब एक किस्म का काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक वो अपनी उसी मौक़िफ़ से अटका हुआ है कि वो वही बदमाशी है कि वो अफगान गवर्नमेंट के उन फंड्स को अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया। जिस तरह आपने कहा कि हालात अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो जो हज़ारों की तादाद में लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है, या कोई और वजह है, या तालिबान का खौफ और डर है? देखिए, ये उनके पास एक वो ये महसूस कर रही है कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमेरिका समेत जो नेटो के जितने भी एलाइज थे वो इन लोगों को वीज़े भी जारी कर रहे हैं और उनको वहाँ पे लेकर जा भी रहे हैं। तो इससे वजह से जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो यही सोचते हैं कि अगर वो यूरोप में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, तो उनका एक बड़ा अच्छा फ्यूचर बन सकता है वहाँ पे। एक जो बल्कि 2 दिन पहले एक बाबा से मेरी बात हो रही थी, वो तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 60 ईयर ओल्ड था, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी जा रहे हैं, इस उम्र में आप क्या करेंगे यूरोप के अंदर? तो वो मुझे बता रहा था कि मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे की जो उम्र है वो 18 साल से कम है, बाकी 3 बेटों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। तो जो जी मेरा छोटा बेटा है वो ये इंसिस्ट कर रहा है कि बाबा अभी आपको एसाइलम मिल सकता है क्योंकि आप नेटो के साथ काम कर चुके हैं, तो आपकी वजह से मुझे जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसी सूरत में मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वो मुझे बता रहा था कि मैं अपने इसी बेटे के लिए जा रहा हूँ और अपने 3 बेटों को मैं काबुल में छोड़ के जा रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अफ़सरदा था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि पता नहीं कि फिर मैं कब अपने इन 3 बेटों के साथ मिलूँगा। तो ये एक जी बड़ा अजीब किस्म का सूरत-ए-हाल मुझे यहाँ पे नज़र आया। अच्छा, दूसरा जो चीज़ मैंने महसूस किया, शायद क कुछ लोगों को ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो मुझे नज़र आया तो उसमें ज़्यादातर जो नादरन एरिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब जो पुख्तून पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उसके लोग जा रहे हैं, ये नहीं कि मतलब वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन जी जो जी नादरन साइट्स के लोग हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये भी मैंने वहाँ पे लोकल जो प्रोफ़ेसर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उसकी वजह उनसे पूछी कि इसकी वजह क्या है? तो वो मुझे ये यही बता रहे थे कि चूँकि यहाँ पे पिछले 20 साल के दौरान हामिद करज़ई साहब की और अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, लेकिन उस वक़्त जो पुख्तून थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जो की पोस्ट थे, जो की पोज़ीशंस थी उस पे सारे नादरन अलायंस के जो उनके एयरलाइंस जी मुख्तलिफ धड़े हैं, उनके ग्रुप्स हैं, तो उनके लोग उस पे तैनात थे और वो बहुत ज़्यादा बड़े बाअसर थे। इवन कि काबुल जी के अंदर वो मुझे बता रहे थे कि काबुल के अंदर हमारे लिए पुश्तों में बात करना काफ़ी मुश्किल था उस वक़्त, और काफ़ी सारे जो पुश्तून थे उनको कुछ इस किस्म के वाक़यात का सामना भी करना पड़ा कि जब वो पुश्तों में बात कर रहे थे तो उनको यहाँ पे मारा-पीटा भी किया। अभी चूँकि जब से तालिबान आ गए हैं तो यहाँ पे सारी जो की पोज़ीशन है वो पुख्तून के जी साथ है। मतलब जो तालिबान के अंदर जो पुख्तून हैं अ उनके पास वो सारी की पोजीशन है, तो इसी वजह से ये समझते हैं कि 20 साल तक हमने पुख्तूनों पे हुकूमत की, अभी पुख्तून आ गए तो पुख्तून हमारे ऊपर हुकूमत करेगी और वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बकौल उनके, ये मेरा बिल्कुल ज़ाती राय नहीं है, जितने भी यहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे या जो इनके एक्सपर्ट थे या जो जितने भी जर्नलिस्ट थे अ जी अ निकलते जा रहे हैं। जी जी
बिल्कुल, साथ में ये भी बता दीजिए कि वहाँ अफगानिस्तान में अब इकनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी का मसला तो काफ़ी हद तक हल हो गया है। लेकिन तालिबान मौजूदा सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने अपनाया है और क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी ही देर में सिग्नल का मसला है तो दोबारा काबुल से हमारे साथ लाइन पर आएँगे। इस वक़्त काबुल में जो सूरत-ए-हाल है उससे आगाह कर रहे हैं इस्लामुद्दीन साजिद, जो कि एशिया पैसिफिक के रीजनल जो इंचार्ज है अनादोलू न्यूज़ एजेंसी का। इस्लामुद्दीन साजिद वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पे हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक़्त सिग्नल का जो मसला है, इंटरनेट का मसला है, तो उसी वजह से उसका लाइन जो है वो कट गया है। लेकिन थोड़ी देर में वो दोबारा हमारे साथ आएंगे। उसने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बना हुआ है वो ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला तो काफ़ी हद तक हल हो गया है, लेकिन इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो इस वक्त तालिबान फेस कर रहे हैं, अफगान हुकूमत फेस कर रहे हैं। तो वही मसला भी कोशिश कर रहे हैं अफगान तालिबान की वो भी हल करे। जी इस्लामुद्दीन साजिद साहब, इस वक्त आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी साजिद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप अभी ये बताइए कि तालिबान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है कि करंट जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए जो तालिबान लीडर्स से जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल मैंने किया, तो उनकी जो पहली स्ट्रेटजी है वो ये है कि उन्होंने अपने सरकारी जो उनके अखराजात है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। मैं आपको एक मिसाल उसमें दे दूँ कि उनके जो सरकारी ऑफिशियल गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में वो बहुत ज़्यादा कम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और मैंने उनके वजह जब उनसे पूछी तो उनका ये कहना था कि चूँकि हम ये कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल का इस्तेमाल है उससे उसको कम से कम कर सके। एक तो उनके जो लीडर्स हैं सिर्फ़ उनके पास एक गाड़ी होती है, 1 या 2 गाड़ी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके पास होती है। जो उनके लोअर स्टाफ है, जो लोअर उनके पहले जो फाइटर्स थे और अभी उनके जो तालिबान हैं, तो वो ज़्यादातर गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि पैदल काबुल शहर में घूमते फिरते हैं या वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो उनके ज़ाती अखराजात हैं, उनके एक दोहा में जो उनके मुज़ाकरात थे और उनका एक रुकन था मौलवी फरीदुद्दीन, तो उनके साथ मैं बैठा था। वो जब मैं पहुंचा तो वो खाने पे बैठा था और जब मैं उनके ऑफिस के जी अंदर गया तो उस वक्त उनके साथ तकरीबन 15-20 उनके जो तालिबान थे वो बैठे हुए थे और वो वहाँ पे मतलब लूबिया जो था वो सारे लोग खा रहे थे उनकी उस लीडर समेत। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का इसी तरह करते हैं जो खाना-पीना है, जो आप लोगों के अखराजात हैं? तो वो बता रहे थे कि ये सिर्फ़ मैं नहीं बल्कि जितने भी हमारे तालिबान लीडर हैं वो सेम इसी तरह अ, जो कुछ खुद खाते हैं वो अपने लोगों को भी उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो उनके तालिबान हैं, उनको भी वही खिलाते हैं। तो एक तो उन्होंने अपने अखराजात में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आए हैं। दूसरा उन्होंने कुछ जो उनके टैक्सेस हैं, परत करे जो कस्टम ड्यूटीज़ है उससे उनके उनके पास पैसे आ रहे हैं। एक तकरीबन 20 मिलियन के लगभग उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ से जो अमरुल्ला सालेह है या जो रशीद दोस्तम है या जो बाकी लीडर्स थे उनके घरों से तकरीबन $20 मिलियन उन्होंने रिकवर किए थे। इसी तरह अभी वर्ल्ड बैंक ने, यूनिसेफ ने और यूनामा जो यूएन के मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनके पैसे अभी जी अफगानिस्तान आ रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि जब उनकी यूएन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे कि यूएन यहाँ पे अभी अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे लोगों को देंगे, तो उन्होंने यूएन से ये मुतालबा किया कि आप बाहर ममालिक में चीज़ों को खरीद कर नहीं लेकर आएंगे बल्कि आप पैसा यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर लाकर यहाँ पे आप खरीदारी करेंगे काबुल के अंदर। तो जी जी उस चीज़ में वो
कामयाब हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ इस पे उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है और तकरीबन $25 मिलियन पिछले तकरीबन 3-4 दिनों के अंदर अफगानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक है वहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इससे अभी आहिस्ता आहिस्ता जो जिंदगी के रफ्तार है उसमें वो बहाल होगी, लेकिन डेफिनेटली जब तक अमेरिका उनके $10 बिलियन रिलीज नहीं करेंगे उसी वक्त तक इसी 20 मिलियन और 25 मिलियन और 40 मिलियन उससे उनकी जो मुश्किलात है वो कम नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत लोगों को इमदाद मिल सकता है, लेकिन उनके मुश्किलात अगर खत्म होंगे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी पैदा हो गई है वो उसी सूरत में खत्म होंगे जब अमेरिका उनके $10 बिलियन जो डॉलर्स है उसको रिलीज कर दे। जी बिल्कुल। इसके साथ ये भी बता दीजिए कि अभी मीडिया में यही चल रहा है, खासकर मैं जब मीडिया को देखता हूँ तो इसमें है कि काबुल का, बाकी अफगानिस्तान तो छोड़ी, काबुल के अंदर भी अभी मार्केट्स जो है वो जब शाम हो जाते तो सारे मार्केट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? लोगों के अंदर डर है, वहां पर कभी अमन भी कायम हुआ है काफी हद तक? देखिए, मेरे ख्याल में ये अगर हम कह दें कि तकरीबन 30-40% ये बात दुरुस्त है, मतलब 60-70% इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि परसों रात को तकरीबन कुछ 9 या 9:30 बजे के बाद मैं खुद मार्केट में गया, और जब मैं मार्केट में गया तो वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह एक रौनक थी, वहाँ पे शॉप्स जो थे वो ओपन थे, लोगों की तादाद कम थी, क्योंकि काबुल में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस सर्दी के मौसम में बाहर घूमना फिरना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि मार्केट्स और स्पेशली जो होटल्स थे, खाने पीने के जो रेस्टोरेंट थे वो बिल्कुल ओपन थे, वहाँ पे हमने खाना भी खाया, और तकरीबन फिर कुछ 10:30 बजे के बाद फिर हम अपने होटल में वापस चले गए। तो ये है कि शायद सर्दी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों के लिए निकलना मुश्किल है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके वजह से लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकल सकते कि वो खरीदारी करे या रेस्टोरेंट में खाना खाए। ये वजूहात यहाँ पे मौजूद है, लेकिन काबुल शहर के अंदर काफ़ी सारे जो मार्केट्स थे वो ओपन थे, रेस्टोरेंट्स जो थे वो ओपन थे, कुछ बंद भी पड़े थे, लेकिन लोगों की तादाद उसमें कम थी, और उसके शायद वजूहात यही हो सकते हैं कि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और दूसरा सर्दी का मौसम है, तो ये दो भी हो सकते हैं उसमें। शॉर्टली ये भी बता दीजिए कि काबुल के अंदर आप भी एज अ पार्टनर गई थी, तो पार्टनर के साथ उन लोगों का बिहेव किस तरह होता है? खासकर तालिबान मोस्टली अनएजुकेटेड हैं, तो उन लोगों का बिहेवियर जो है वो आम सिटीजन और खासकर पार्टनर के साथ किस तरह होता है? देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस अपने देखने वालों के साथ शेयर करूँ तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जब, अगरचे हमारे साथ ख़वातीन भी थी, लेकिन जब हम पीसी होटल में, जो काबुल का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है और वो बेसिकली गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। हम तकरीबन 3 जो चेक पोस्ट थी उनसे गुजर के अंदर गए, और हर जगह पे उन्होंने जब भी हमारी तलाशी की तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हैं, यकीनी तौर पे शायद आपको इससे तकलीफ़ पहुंचा होगा और हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हमारा भी यही जवाब था कि नहीं, ये आप लोगों का फ़र्ज़ है और आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाएं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोट किया वो ये था कि अगर हम लोग उन जहाँ पे हमारा सर्च होता था, जिन चेक पोस्ट से हम गुजरते थे, तो वहाँ पे अगर तालिबान की अपनी लीडर्स भी आती थी तो उनका भी सेम वही सर्च होता था। मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हमारा सर्च करते थे और उनके अपने लोग अगर आ जाए तो उनको इजाज़त देते थे, नहीं, वो अपने लोगों को भी उसी तरह उसी प्रोसेस से गुजारते जिस प्रोसेस से हम गुजर जाते। अलबत्ता ख़वातीन के हवाले से ये है कि हम अगर उनके ऑफिस में गए हैं या हम होटल में गए हैं तो वहाँ पे ख़वातीन की, चूँकि ख़वातीन सिक्योरिटी जो फीमेल है वो उनके पास नहीं होती, तो उसी वजह से वो डायरेक्ट जा सकते थे, मतलब ऐसा
कोई रुकावट उनके लिए नहीं होता था। लेकिन हम अगर शहर के अंदर जब हमारी गाड़ी रोकती थी, हम उनको बताते थे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो यही कहते कि सॉरी, हम ये सारी चीज़ें चूंकि यहाँ पे सिटीजन के लिए करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को माइंड न करें। तो साथ ही अगरचे लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों से नीचे आए हैं, वो बड़े सख्तगिर किस्म के हैं, लेकिन मैंने नोट नहीं किया, शायद होंगे कुछ लोगों का ऐसे एक्सपीरियंस होगा कि उन लोगों ने उनकी सख्ती पेश किया होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जहाँ से मुझे गुजरने का मौका मिला, जहां मेरा सर्च किया गया, तो साथ ये भी उन्होंने माजरत भी की कि चूंकि सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है अभी, चूंकि आप लोगों को पता है कि हालात ऐसे हैं, तो प्लीज आप लोग ये माइंड न करें। तो साथ ये बात हमेशा जिस तालिब ने मेरा सर्च किया, तो जी जी साथ बिल्कुल। ये बात उन्होंने जरूर किया होगा, हर जगह पे किया होगा। और सिक्योरिटी काफी सख्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिन सरकारी दफातर के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पे आप एक जो उनका पूरा एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। उस सिक्योरिटी चेक पोस्ट, उन सारे चीज़ों से आप गुजर कर अंदर जाएंगे। अलबत्ता सिटी के अंदर जहाँ पे पुराने पुलिस चेक पोस्ट थे, तो वहाँ पे सिर्फ एक एक तालिब खड़ा होता है। बाकी इतना ज़्यादा तादाद में मुझे लोग कहीं नज़र नहीं आए कि जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि शहर के अंदर वो पेट्रोलिंग करेंगे, शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तालिबानों का चहल पहल होगा, बहुत ज़्यादा हर जी जगह बिल्कुल। वो लोगों का सर्च करेंगे, वो चीज़ मुझे काबुल शहर के अंदर कहीं नज़र नहीं आया, सिवाय उनके सरकारी दफातर की और जो एम्बेसीज जिस एरिया में है वहाँ पे, और जो होटल्स हैं वहाँ पे इस किस्म की सिक्योरिटी मौजूद है, जो बाकी शहर के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। शॉर्टली ये बता दीजिए कि तालिबान ऑफिशियल्स के साथ मिलना कितना मुश्किल है। देखिए, तालिबान ऑफिशियल के साथ मिलना मुश्किल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह मैं ये कहूँगा कि दाइश है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त में जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला, तो उस वक्त काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए थे। जी उसके बिल्कुल। बाद फिर कंदोज में अटैक्स हुए धमाका थे हुआ एक 10 मस्जिद में, उसके बाद कंदहार में हुआ, इसी तरह निंगरहार में काफी सारी इस किस्म के अटैक्स हुए। तो उसकी वजह से अभी उनकी सिक्योरिटी काफी सख्त है। जो तालिबान लीडर्स हैं, वहां तक पहुंचने में आपको कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है और तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक जी जी चीज़ है जो बिल्कुल। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मुझे बताया कि काबुल के अंदर उनके जो हाइड आउट्स थे, या जलालाबाद के अंदर जो उनके जी हाइड जी आउट्स थे, वो उसमें से तकरीबन 25 के करीब उनके जो ठिकाने हैं, वो तालिबान ने ख़त्म कर दी है। तकरीबन 670 के करीब जो दाइश के लोग थे उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, और बकौल उनके वो इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट के हवाले कर दी है, और वहाँ पे उनके केसेस का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं, वो बकौल उनके वो ये मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थे उनको एक्यूज कर रहे थे कि उस वक्त जो उनके एनडीएस थे, वो बेसिकली दाइश को सपोर्ट करते थे, और उन्होंने दाइश को काबुल के अंदर जगह दी थी, इसी तरह जलालाबाद के अंदर उन्होंने जगह दी थी। और उनका ये एक किस्म का ख्याल था, या उनका जो प्लान था, वो यही था कि उन्होंने दाइश को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। और उस वक्त जी आपको याद होगा कि नंगरहार के अंदर तालिबान और दाइश के दरमियान काफी सारी झड़पें हुई थी। उसी तरह जो नादरन अफगानिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहां पे भी काफी सारी इनके दरमियान झड़पें हुई थी। और उस वक्त बिल्कुल। जी मुझे याद है कि तालिबान का एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि जब उन्होंने बलख के अंदर तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 200 से ज़्यादा जो दाइश के मिलिटेंट्स थे उनका मुहासिरा किया था, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अफगान आर्मी ने हेलीकॉप्टर उनके ज़रिए उन 200 लोगों को वहाँ से निकाला था और उनको बचा लिया था तालिबान से। तो उस जी वक्त भी ये बिल्कुल। तालिबान यही इल्ज़ाम लगाते थे, और अभी उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने उनके काफ़ी सारे जो ठिकाने थे वो ख़त्म कर दी वो है, और खत्म इसी किया वजह है। से उनके हमलों में काफी हद तक कमी भी आ गई है।
جی بالکل، اس پہ انشاءاللہ کل ایک پورا پروگرام کریں گے. داعش کا فیوچر کیا ہے، وہ کتنا بڑا خطرہ ہے ریجن کے لیے، خاص کر افغانستان اور اس کی جو نائبرنگ اسٹیٹ ہے اس کے لیے کتنا خطرہ ہے. لیکن یہ بتا دیجیے کہ پاکستان کا ان افغان طالبان کے ساتھ آپ کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، ان کے وزیر اطلاعات کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ملے، تو ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن کس طرح ہے ابھی؟ دیکھیے، ایک چیز جو میں نے وہاں پہ محسوس کیا، اور ان سے اگر جتنی بھی میرے بات چیت ہوئی، تو وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بلکہ ان کے جو فورن منسٹری میں کچھ آفیشل سے جو میرے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک بزنس ہب بن جائے، اور سی پیک کے ذریعے افغانستان، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے. میں نے ان سے ویسے سوال کیا کہ ابھی تو سی پیک کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے سینٹرل ایشیا سے، تو ان کا یہ جواب تھا کہ نہیں، ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کریں گے سی پیک کے ذریعے، کیونکہ ہم بیچ میں پڑے ہیں، بالکل تو ہم بالکل. پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کریں گے. جی ایک اور جو چیز میں اپنے ناظرین کو بتا دو کہ اس وقت اس پہ انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے، چونکہ آپ داعش کے ٹاپک پہ کل پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کل بھی بات کریں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے بڑا عجیب بھی لگا، کہ اب بھی کچھ ایسے طاقتیں ہیں جو طالبان پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ ہمیں افغانستان کے اندر ایکسس دے، تاکہ ہم افغانستان کی سرزمین کو ایک بار پھر پاکستان اور چائنا کے خلاف اور روس کے خلاف استعمال کر سکے. لیکن اس بار طالبان بڑے سنجیدہ ہے. یہ وہی پرانے طالبان نہیں ہے جو 96 میں تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی افغانستان کو ایک کسی دوسرے ملک کے گیم کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، کہ وہ دوبارہ آ کر افغانستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. ہم چلیے بالکل استعمال. ویلکم کریں گے بالکل تمام ممالک کو، اگر وہ یہاں پہ جو ان کے اکنامک سیکٹر ہے وہاں پہ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس میں امریکہ کو بھی ویلکم کریں گے، اس میں انڈیا کو بھی ویلکم کریں گے، اس میں دوسرے ممالک کو جی بھی ویلکم کریں گے. لیکن کبھی بھی ہم کسی جو بھی ملک ہو، خواہ امریکہ ہے، انڈیا ہے یا کوئی اور ہے، اگر وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اسی جی صورت جی میں جی. طالبان کبھی بھی ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کے اندر آ کر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. لیکن انویسٹمنٹ کے بدلے وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے ہمسائے کے خلاف استعمال کرے، یہ کبھی بھی ہم کسی کو اجازت نہیں اجازت دیں گے. نہیں. خواہ وہ اگر بلین آف ڈالر لے کر آنا چاہتے ہیں، تب بھی ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے. بالکل افغان طالبان کا کلیئر موقف ہے کہ ہم اپنی سورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس وقت افغانستان کے اندر کتنے سفارت خانے فنکشنل ہیں اور کن کن ممالک کے ہیں؟ اس وقت تقریباً 15 ممالک کے جو سفارت خانے ہیں وہ فنکشنل ہیں. اس میں چونکہ پاکستان اور رشیا، چائنا، ترکی، اسی یو طرح اے ای. قطر، یہ چونکہ پہلے سے تھے، اس کے بعد یو اے ای بھی آ گئی. اسی طرح اس کے بعد سعودی عرب کا ایمبیسی بھی ابھی فعال ہو چکا ہے. اسی طرح کچھ یورپین ممالک بھی ہے. تقریباً 15 کے قریب جو سفارت خانے ہیں وہ اس وقت فعال ہے، اور باقاعدہ وہ اپنے سرگرمیاں ان کے وہاں پہ جاری ہے. اور اس میں یہ امکان بھی ہے کہ شاید اس مہینے کے آخر تک یا نیکسٹ ایئر جو جنوری ہے، اس میں مزید کچھ ایسی ممالک ہیں جو فورن منسٹری کے آفیشل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ بھی اپنے سفارت خانے دوبارہ فعال کرنے کا پلان کر رہے ہیں، اور جلد وہ بھی آ جائیں گے. تو میرے خیال میں شاید جنوری تک یہ جو تعداد ہے اس میں اضافے کا امکان ہے. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے مزید جو یورپین ممالک کے ہے، یا جو ابھی چونکہ او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے اسلام آباد میں، اس میں افغانستان کے جو فورن منسٹر ہے وہ بھی اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ ابھی اس میں بھی کلیئر ہو جائے گا کہ مزید کتنے اسلامی جو ممالک ہیں وہ اپنے سفارت خانے افغانستان کے اندر کھولیں گے. وہ بھی شاید اسی او آئی سی کے اجلاس میں اس ایشو پہ بھی بات ہوں گی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا فورن منسٹر اس حوالے سے جو اسلامک دنیا کے فورن منسٹر سے ان سے اسلام آباد میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جی جی بالکل. آپ بھی وہاں پہ بزی ہوں گے، لیکن
शॉर्टली आखिरी क्वेश्चन ये बता दें कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है, अफगानिस्तान के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, उसका मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया भी है, और जो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, जो अंदर के लोग थे और जो बता रहे थे कि अभी रिसेंटली दोहा में उनका एक मीटिंग हुआ था अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और दूसरे ऑफ़िशियल के साथ। जी तो वो ये चाहते हैं कि तालिबान हुकूमत उनको एक्सेस दे। अगर उनको एक्सेस नहीं देते तो फिर हिंदुस्तान को एक्सेस दे, कि हिंदुस्तान वहाँ पे जाकर वहाँ पे अपना पूरा जो उनका एक इन्वेस्टमेंट है, जो प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, लेकिन उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तालिबान ने जी इनकार वहाँ पे कर दिया, और तालिबान ने कहा कि हम वेलकम करते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी भी, इंडिया की भी, लेकिन जो आपका ख्याल है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का, तो उसके लिए हम जी किसी भी सूरत में अपने सरजमीन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के जो अवाम है वो पिछले 40 साल से जंगों के अंदर जिंदगी गुजार चुके हैं। हमारा एक पूरा नस्ल उसमें जवान हो चुका है। इसी वजह से हम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को एक बार फिर एक कुछ जंग का मैदान नहीं बनाएंगे, तो उसी पे इनके दरमियान बात नहीं बन सकी। जी चूंकि अमेरिका ये इंसिस्ट कर रहा है कि उसी सूरत में हम ये $10 बिलियन रिलीज करेंगे कि जब आप हमारे मुतालिबात मान लें। और मैं एक बात आपको बता दूं कि इस बार जी अमेरिका खुद इंटरेस्टेड उसी हद तक नहीं है कि वो अपने लोगों को अफगानिस्तान के अंदर ले आए। वो इसमें इंटरेस्टेड है कि हिंदुस्तान को रास्ता दे, और हिंदुस्तान को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पे मेरे ख्याल में तालिबान कभी भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि जो मुझे लगा और जो मैंने उनका मौक़िफ़ सुना और जो मैंने उनकी बातें सुनी, तो वो इस चीज़ पे बिल्कुल राजी नहीं है कि वो अमेरिका को ये एक्सेस दे दी कि वो अफगानिस्तान के अंदर आकर वो दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो ये भी एक मुझे तो बड़ा एक अजीब लगा, क्योंकि अगर आप तालिबान के साथ एक मुआहिदा कर चुके हैं, आप 20 साल के अंदर यहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान और चाइना को तबाह न कर सके, तो अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकेंगे? क्या आप अफगानिस्तान के अंदर आकर यहाँ पे आप पाकिस्तान और चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा आजमाइश अभी है, और मेरे ख्याल में उनको इन सारी चीज़ों और इन सारे डेवलपमेंट्स पे उनको नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इसी तरह के मुतालबात करते हैं, वो हिंदुस्तान को यहाँ पे अंदर लाने की कोशिश कर रही है, तालिबान पे प्रेशर डाल रही है, तो तालिबान तो अभी तक उनके सामने खड़े हैं, तालिबान उनकी इस बात को नहीं मान रही। लेकिन इन ममालिक को मेरे ख्याल में इन जी पे नजर रखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अगर इसी तरह अगर कुछ होगा, अमेरिका अगर एक बार फिर इस किस्म का कोई प्लान बना के उसके साथ यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा और दोबारा इस पूरे खित्ते को एक और जंग की तरफ लपेटने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये इस खित्ते के लोगों के साथ नाइंसाफी भी होगी, बड़ा जुल्म भी होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा तो कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है उनसे, तो उसी बुनियाद पे मैंने ये बात की कि अमेरिकन कुछ और चीजें जहन में डालकर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान उनके साथ अभी तक एग्री नहीं है। जी बिल्कुल। इस्लामुद्दीन साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर ISTV पाकिस्तान को दिया। इंशाल्लाह दोबारा कल आपको जहमत देंगे, और दाइश की जो मौजूदा सूरत हाल है, खासकर अफगानिस्तान और रीजन के लिए वो कितना बड़ा खतरा है, उस पर इंशाल्लाह कल प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। इस्लामुद्दीन साजिद साहब अफगानिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हमें आगाह कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल जो है बिल्कुल अमन अमान है और बिल्कुल हल हो गए हैं, लेकिन इकनॉमिक क्राइसिस अभी भी मौजूद है।
اور داعش کتنا بڑا خطرہ ہے انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. وہ پاکستان، افغانستان اور خاص کر ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ پورے ریجن کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے. اس وقت بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. شوکت علی شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، فہیم شاکر صاحب نے بھی اسلام الدین ساجد صاحب کو سلام اور وہ بھیجا ہے. اس کے علاوہ گوہر علی اور بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی. اس وقت تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.